स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम वेक्टर एडिशन से स्टार्ट करेंगे। वेक्टर एडिशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको डायग्राम बनाकर समझेंगे अच्छे से। तो थ्योरेटिकल पार्ट इसका है, लिख लेंगे आप चाहे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। इफ टू वेक्टर्स आर represented by the two sides of a triangle taken in same order, then their sum is represented by the third side taken in reverse order। ठीक है ना। तो क्या कहा उसने कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है ना। तो थोड़ा सा डायग्राम से हम समझेंगे इस बात को कि उसने कहा कि टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है ना। उनका डायरेक्शन तो सेम ही है और वो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ओ ए वेक्टर और मैंने एक वेक्टर लिखा ये वाला ए बी वेक्टर, तो इनका जो डायरेक्शन है वो एक ही है और ये किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर्स हैं ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, इनका जो सम होगा वो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उस साइड का जो डायरेक्शन है वो इनकी डायरेक्शन से रिवर्स होना चाहिए। बात समझ में आई? उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो ओ बी वेक्टर होगा ये इन ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर का जो सम होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने कहा कि ओ ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर होगा ओ बी वेक्टर के। ठीक है ना, जो इनके उल्टे डायरेक्शन में है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। बात समझ में आई? तो ये कहा वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने। ठीक है ना। एक बार और समझेंगे इसको। उसने कहा कि यदि दो सदिश एक ही क्रम में दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं तो उनका योग उल्टे क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने उसको समझा। बात समझ में आई? तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। तो इस बात को हम थोड़ा समझेंगे अभी। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। देखो क्या कहता है ये। इसने कहा कि मान लो एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं पहले कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। तो उसने कहा कि यदि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और इस पॉइंट को हमने माना C, तो दो सदिश यदि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, मतलब ओ ए वेक्टर को माना हमने A वेक्टर, ओ बी वेक्टर को माना हमने B वेक्टर। बात समझ आई? तो दो सदिश जो हैं वो इस समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि ओ बी वेक्टर बराबर होगा ए सी वेक्टर। इसका मतलब अगर ये ए बी वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन में मैं इसे कहूँगा बी वेक्टर। बात समझ आई? और यदि ओ ए वेक्टर है तो बी सी वेक्टर भी कितना होगा इस डायरेक्शन में ए वेक्टर होगा। ठीक है ना। तो इन दो सदिशों का जो योग होगा वो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमें देगा। ठीक है ना। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ओ सी वेक्टर वो हमें इनका योग देगा इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई? हमने कहा कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। अब आप एक काम करो, इसमें आप ले लो ट्रायंगल ओ ए सी, है ना। ट्रायंगल में लिया ओ ए सी। ओ ए सी में आपको पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ ए वेक्टर
प्लस AC वेक्टर जो होगा वो आपको मिलेगा OC वेक्टर, है ना। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसका डायरेक्शन रिवर्स, इस डायरेक्शन से रिवर्स है। तो हम लिख सकते हैं OA वेक्टर को A वेक्टर प्लस AC वेक्टर को हम ले सकते हैं B वेक्टर, और ये हो जाएगा OC वेक्टर के बराबर। बात समझ में आई। यदि हम दूसरा ट्रायंगल लें, मान लो हमने ट्रायंगल ले लिया यहाँ पर OCB में, है ना। ट्रायंगल OCB में अगर देखें तो देखो जो OB वेक्टर है, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही इसको हम समझ रहे हैं। OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, अब इनका इसका रिवर्स डायरेक्शन है ये वाला OC वेक्टर, तो इन दोनों सदिशों का, इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो हमें OC वेक्टर से मिलेगा। तो बराबर लिखेंगे इसको OC वेक्टर, इसका मतलब OB वेक्टर हो गया B वेक्टर और BC वेक्टर हो गया A वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर। बात समझ में आई। तो ये है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। वापस समझते हैं। उसने कहा कि यदि दो सदिश किसी समांतर त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो उनका योग, उनके रिजल्टेंट सदिश जो होगा, ठीक है ना, वो हमें इन दोनों सदिशों का योग हमें देगा। बात समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी हमने समझा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम मोर देन टू वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अगर मोर देन टू वेक्टर्स हमें मिलते हैं तो उनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो लिखेंगे एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हमने मान लो इसका जो डायग्राम है वो बनाया। बात समझ में आई, ठीक है ना। इस तरीके से पॉइंट दे देते हैं हम, ये हो जाएगा O, मान लो A, B, C और D, इस तरीके से, ठीक है ना। और एक इस OC को भी हम मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इसमें डायरेक्शन देनी है। मान लो OA वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ये है, AB वेक्टर की डायरेक्शन मान लो ये है, OB वेक्टर की डायरेक्शन ये है, BC की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और CD की डायरेक्शन मान लो ये है, और जो OD है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरीके से OC वेक्टर की, ठीक है ना। तो कुछ मोर देन टू वेक्टर्स हमने लिए और इनका हमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम ऐड करेंगे। मान लो OA वेक्टर, इसमें लिख लेते हैं OA वेक्टर जो है वो A वेक्टर है, AB वेक्टर हो जाएगा B वेक्टर, BC वेक्टर मान लो C वेक्टर, और CD वेक्टर का मान लो D वेक्टर। बात समझ में इस तरीके से। तो बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने पढ़ा है। तो इसकी हेल्प से हम इनका सम करते हैं। तो देखो इसमें OA वेक्टर और AB वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एक ही है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल हो जाएगा OB वेक्टर के, जो इनका रिवर्स डायरेक्शन है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में है। तो इनका जो सम होगा वो क्या देगा हमें, OB वेक्टर। इट मीन्स हम लिख सकते हैं OA वेक्टर को A वेक्टर, AB वेक्टर को B वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर। तो OB वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो इसको मैं ले सकता हूँ यहाँ पर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बात समझ में आई। फिर दोबारा अगर हमें इस ट्रायंगल को हम देखें, ये तो हो गया ट्रायंगल OAB में, ठीक है ना। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल OBC, इसमें भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। अब देखो ये वाला वेक्टर OB वेक्टर एंड BC वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है, ठीक है ना। लेकिन जो OC वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम ले सकते हैं इसमें OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। इट मीन्स OB वेक्टर हो जाएगा आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है ना, प्लस BC वेक्टर हो जाएगा आपका C वेक्टर, और ये हमें मिलेगा OC वेक्टर, इस तरीके से। बात समझ में आई। तो OC वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस डायरेक्शन में A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। बात समझ में आई। फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, यहाँ ले लेते हैं ट्रायंगल OCD में, OCD में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लगाना है इसमें। इसमें देखो जो OC वेक्टर है और जो CD वेक्टर है उसका डायरेक्शन एक ही है, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ से ही आएगा और कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जो OD वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है इन दोनों वेक्टर से, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं OC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू
OD वेक्टर, ठीक है ना। OC वेक्टर कितना है हमारे पास, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और जो CD वेक्टर है वो कितना है हमारे पास, D वेक्टर, ठीक है ना, इक्वल टू क्या, OD वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया OD वेक्टर का सम, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोर देन अगर 2 वेक्टर्स हमें मिलते हैं तो उनका हम सम इस तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाकर हम निकाल सकते हैं। तो OD वेक्टर फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हुए इन मोर देन 2 वेक्टर्स का हमने सम निकाला, ठीक है ना। एक बात और जो मैं आपसे इसमें कहना चाहूँगा कि अगर मान लो कि ये हमारा है फर्स्ट वेक्टर, ठीक है ना, जो पहला वेक्टर था वो ये है OA वेक्टर। अगर OA वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और जो लास्ट वेक्टर है OC वेक्टर, उसका OD वेक्टर जो है, लास्ट वेक्टर जो है OD वेक्टर, उसका टर्मिनल पॉइंट, हमने क्या कहा कि फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये इक्वल हो जाए लास्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से। मतलब फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट अगर एक ही हो जाता है तो उन वेक्टर्स का जो सम होगा, सम कितना मिलेगा हमें, 0, ठीक है ना। अगर मैं इस OD वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लेता, इस तरीके से, मतलब मैं इसे लेता DC वेक्टर के रूप में, तो देखो इनिशियल वेक्टर था हमारा, जो फर्स्ट वेक्टर था OA वेक्टर, उसका इनिशियल पॉइंट था ये वाला O, और जो लास्ट वेक्टर है हमारा DC वेक्टर, उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो भी कितना है, O। तो इस पूरे वेक्टर का हमें सम जो मिलता है वो मिलता हमें 0, ठीक है ना। तो इसको हम एक नोट के रूप में लिख लेंगे, बाकी आपका ये एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में सबसे पहली है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कम्यूटेटिविटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमयता, क्रम विनिमेयता, ठीक है। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका, क्रम को फॉलो करता है ये। मान लो A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल होता है B वेक्टर प्लस A वेक्टर से, ठीक है ना। तो इसको हम समझ लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है ना। तो एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो कुछ इस तरीके से हमने उसको बनाया, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, और जो OC है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। अगर OA वेक्टर A वेक्टर है और OB वेक्टर इस डायरेक्शन में B वेक्टर है, तो जितना OB वेक्टर है उतना ही AC वेक्टर हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, यानी B वेक्टर हो जाएगा ये, और जितना OA वेक्टर है उतना ही BC वेक्टर हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, मतलब ये हो जाएगा A वेक्टर। बात समझ में? तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ट्रायंगल OAC में देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। आपको पता है कि OA का डायरेक्शन एंड AC का डायरेक्शन सेम है, तो लिख सकते हैं इसको हम OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। इट मीन्स OA वेक्टर हो जाएगा आपका A वेक्टर, AC वेक्टर हो जाएगा आपका B वेक्टर, और ये हमें मिलेगा OC वेक्टर के। बात समझ में आई। फिर एक दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ट्रायंगल OCB में, ठीक है ना। OCB में देखो जो OB वेक्टर है और जो BC वेक्टर है उनका डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन OC वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम इसको लिख सकते हैं OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, और OB वेक्टर हो जाएगा आपका B वेक्टर, BC वेक्टर हो जाएगा आपका A वेक्टर, और ये हो जाएगा OC वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट करें और इसको कहें इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, OC वेक्टर, मतलब अगर OC वेक्टर इतना है और OC वेक्टर इतना है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल होगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर से, सॉरी B वेक्टर प्लस A वेक्टर के,
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। बात समझ में आई। क्रम विनिमयता, जो क्रम है उसको फॉलो करता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, ठीक है ना। तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। तो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड, एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। इसे हम हिंदी में कहते हैं साहचर्यता, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा याद रखोगे, आपको जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको अगर देखनी है तो आपको कम से कम 2 वेक्टर्स चाहिए, और जब आप बात करोगे एसोसिएटिविटी की तो आपको कम से कम 3 वेक्टर चाहिए। बात समझ में आई। तो एसोसिएटिविटी को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से इसका जो डायग्राम है वो हमने बना लिया, ठीक है। इसमें हम नाम दे देंगे। इसको O कहा, इसे कहा A, इसे कहा B, इसे कहा C, ठीक है। तो इनमें इनको हम मिला देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो जाएगा OA, ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा OC। बात समझ में आई। OA वेक्टर को हमने कहा A वेक्टर, AB वेक्टर को हमने कहा B वेक्टर और इसे हमने कहा C वेक्टर, इस तरीके से। तो कम से कम हमें 3 वेक्टर चाहिए। हमने मान लिया A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो देखो हम ट्रायंगल ले रहे हैं OAB, ठीक है ना। ट्रायंगल कौन सा लिया हमने? OAB। ट्रायंगल OAB लेने पर आपको पता है OA का डायरेक्शन एंड AB का डायरेक्शन सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ठीक है ना। OA वेक्टर हो जाएगा A वेक्टर, AB वेक्टर हो जाएगा आपका B वेक्टर और OB वेक्टर हो जाएगा आपका OB वेक्टर जो है, ठीक है ना। इसका मतलब OB वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बात समझ में आई। अब हम दूसरा एक ट्रायंगल ले रहे हैं। मान लो मैं ट्रायंगल ले लिया OBC, ट्रायंगल OBC हमने लिया। तो इसमें देखो OB वेक्टर और BC वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ ध्यान से OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। देखो OB वेक्टर और BC वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन OC वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इस डायरेक्शन में है। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं। और OB वेक्टर अभी हमने निकाला, क्या मिला हमें? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है ना। A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो इस तरह हम लिख लेते हैं। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप चाहे पहले इन दोनों को ऐड करो या आप पहले इन दोनों को ऐड करो, आपको ये इक्वल मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हम प्रूव कर रहे हैं कि ये किस तरीके से आता है और ये रियल में इक्वल होता भी है या बस कहते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो इस बात को हम थोड़ा चेक कर रहे हैं। तो हमें निकाला OB वेक्टर। OB वेक्टर हमें कितना मिला? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। फिर हम लिख रहे हैं प्लस BC वेक्टर, और BC वेक्टर कितना है हमारे पास? C वेक्टर है। C वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC वेक्टर। तो जो OC वेक्टर था वो हमारे पास फाइनली क्या आ गया? A वेक्टर प्लस B वेक्टर ब्रैकेट में प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। बात समझ में आई। इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं। मान लो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABC में, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लेने पर आपको पता है कि AB का डायरेक्शन और BC का डायरेक्शन सेम है, लेकिन AC का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। AB वेक्टर हमारे पास कितना है? B वेक्टर है, प्लस BC वेक्टर हमारे पास कितना है? C वेक्टर है, और ये बराबर हो जाएगा AC वेक्टर के। तो AC वेक्टर को यहाँ पर, AC वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ इस डायरेक्शन में B वेक्टर प्लस C वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। फिर हम एक ट्रायंगल और लेंगे OAC में, ठीक है ना। तो क्या ट्रायंगल लिया हमने? OAC, ठीक है। ट्रायंगल OAC में देखेंगे, देखो OA का डायरेक्शन OAC ले रहे हैं, OAC, OA का डायरेक्शन और AC का डायरेक्शन सेम है, लेकिन OC का क्या है? अपोजिट। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर
इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर कितना है अभी हमारे पास, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये इक्वल हो जाएगा ओ सी वेक्टर के। बात समझ में आई। तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर ओ सी वेक्टर इतना है और ओ सी वेक्टर इतना है तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, ठीक है ना। और यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। बात समझ में आई। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना, कि आप पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करो, उसके बाद आप ए वेक्टर को ऐड करो, या आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले ऐड करो, उसके बाद इसमें आप सी वेक्टर ऐड करो। तो आपका इन दोनों केस में जो आंसर है वो सेम आने वाला है, ठीक है ना। दूसरी बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें कम से कम 3 वेक्टर चाहिए उसको हमें प्रूव करने के लिए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें कम से कम 2 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं तत्समकता, तत्समकता, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे ए वेक्टर मिल जाए, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा सर 0 हम ऐड करेंगे तो हमें ए वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर 0 नहीं है, हम उसको बोलेंगे 0 वेक्टर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको हम, 0 वेक्टर। और ये 0 वेक्टर है, इसी को हम कह देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो जो आइडेंटिटी की बात कर रहे थे वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या मिली, 0 वेक्टर, ठीक है ना। तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ये हो जाएगा आपका ओ ए वेक्टर, ठीक है ना। क्या है ये, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर में आप क्या ऐड करो कि आपको ओ ए वेक्टर ही मिले। तो आप तो इसमें ऐड कर सकते हो या तो ओ वेक्टर जो कि एक 0 वेक्टर है, या फिर ओ ए वेक्टर में आप क्या ऐड करो, ए वेक्टर, ठीक है ना। तो भी मुझे क्या मिलेगा, ओ ए वेक्टर मिलेगा। तो इन दोनों केस में ही आप ऐड क्या कर रहे हो, 0 वेक्टर ही ऐड कर रहे हो। तो बात समझ में आई। तो आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 0 वेक्टर, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में देखो होता क्या है, ठीक है ना। वैसे सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय भी हम कहीं ना कहीं उसको ऐड कर रहे होते हैं। तो उस बात को हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। मान लो कि मेरा ये कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर है ये वाला बी सी वेक्टर, ठीक है ना। ओ बी ए बी वेक्टर को मैंने कहा ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर को मैंने कहा बी वेक्टर, ठीक है ना। और एक वेक्टर हमने ये बनाया, ये बन जाएगा हमारा ए सी वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर मुझे सब्ट्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना, किसी भी 2 वेक्टर्स के बीच में, तो सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, हम ऐड ही करते हैं उसको। लेकिन जो बी वेक्टर है, मान लो हमें बी वेक्टर है, उसको मैं इस डायरेक्शन में, इस अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का मैं इधर ले लेता हूँ। इधर मान लो ये मैंने सी डैश बोला है इसको, तो ये जो ए सी डैश है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ए बी वेक्टर का डायरेक्शन और बी सी डैश वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इस समय पे सेम है, और इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ए सी वेक्टर जो होगा वो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का सम हमें देगा, है ना। और जो बी सी डैश वेक्टर है उसको मैं, अगर ये बी वेक्टर है तो मैं इसको ले सकता हूँ माइनस बी वेक्टर। बात समझ आई। तो बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। हम एडिशन ही करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन होता नहीं है वेक्टर में, हम कहीं ना कहीं उसको ऐड ही कर रहे होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी डैश वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी डैश वेक्टर, ठीक है ना। ए बी वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर, बी सी डैश वेक्टर आपने निकाला, कितना मिला आपको, माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। और ए सी डैश वेक्टर तो है ही, ठीक है ना। तो फाइनली हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए सी डैश वेक्टर मिला। तो कुछ इस तरीके से हम इस सब्ट्रैक्शन को समझते हैं। सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स में होता नहीं है, हम कहीं ना कहीं उसको ऐड ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें सब्ट्रैक्शन निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बी वेक्टर है ना, या फिर कोई भी वेक्टर है,
उसी उतना ही मैग्नीट्यूड का हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको ले लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में लेने पर क्या होगा, ये अगर बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो फिर उसके बाद हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही इसको हम निकालते हैं। तो हमारे पास ये मिलता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए सी डैश वेक्टर। बात समझ में आई? तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है ना। अगर आपको स्केलर क्वांटिटी से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो मैं सरल शब्दों में कहूँ कि जितना स्केलर क्वांटिटी है उतने टाइम्स ही वो वेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो समझते हैं कैसे। मान लो कि आपने एक वेक्टर लिया, ये आपने लिया ए वेक्टर, ठीक है ना। आपको इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और इसको हम कहेंगे 2a वेक्टर, इस तरीके से। बात समझ आई? अगर आपने इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इतना हो जाएगा 1/2 ए वेक्टर, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर आपको माइनस हाफ करना है तो ये इस डायरेक्शन में माइनस हाफ ए वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में? अगर आपको -2 मल्टीप्लाई करना है तो ये इसी डायरेक्शन में -2a वेक्टर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ हम यही समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जितनी भी होगी उस वेक्टर में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वेक्टर उतने ही टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। कंपोनेंट्स को हिंदी में हम कहते हैं घटक। किसी सदिश के घटक क्या होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक 3D कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। मान लो ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है और यहाँ पर कहीं मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है ना। तो अब देखो ये पॉइंट P जो है वो x एक्सिस में भी है, वो y एक्सिस में भी है और वो z एक्सिस में भी है, ठीक है ना। मान लो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं लिख रहा हूँ x, y, z। बात समझ में आई? तो अगर मुझे OP वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है? OP वेक्टर। अगर मुझे ये OP वेक्टर लिखना है, OP वेक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपको पता है कि मैंने बताया था x एक्सिस पे जो x की डायरेक्शन होती है वो होती है i कैप, y एक्सिस पे होती है j कैप, z एक्सिस पे होती है k कैप। तो OP वेक्टर में लिख सकता हूँ यहाँ पर x i कैप मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए वेक्टर के लिए। तो मैग्नीट्यूड हो गया x, डायरेक्शन हो गई उसकी i कैप, प्लस मैग्नीट्यूड हो जाएगा y, डायरेक्शन हो जाएगी j कैप, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड हो जाएगा z और डायरेक्शन हो जाएगी k कैप। तो इस तरीके से मैं इस OP वेक्टर को, ये जो पॉइंट P है वो 3D में है, ध्यान रखना। वो जो पॉइंट P है वो x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी है एंड z एक्सिस में भी है, ठीक है ना। मान लो कि ये कहीं यहाँ पर y था और ये कहीं यहाँ z था और ये कहीं यहाँ पर x था, ठीक है ना। तो इमेजिन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, इस पे 2D पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है 3D को, ठीक है ना। तो OP वेक्टर हमने लिखा, क्या लिखा हमने? OP वेक्टर देखो इस पॉइंट OP वेक्टर है क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं हम? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा? वो OP वेक्टर। OP वेक्टर हमने क्या निकाला? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है ना। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है OP वेक्टर का या मॉडुलस निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं हम? √x² प्लस y² प्लस z²। बात समझ में आई? अब हम बात कर रहे हैं स्केलर कंपोनेंट की। किसकी? स्केलर कंपोनेंट्स, है ना। स्केलर कंपोनेंट्स को हम कहते हैं अदिश घटक। क्या कहते हैं इसको हम? अदिश घटक, ठीक है ना। तो इसके अदिश घटक मैं कहता हूँ ये हो जाएंगे x, y, z विदाउट i कैप, j कैप, k कैप, क्योंकि i कैप, j कैप, k कैप पर वो एक वेक्टर को नोटिफाई कर रहा है, ठीक है ना। एक वेक्टर को प्रदर्शित करता है वो। तो अदिश घटक जो है वो हो जाएंगे x, y एंड z। अगर हम बात करें वेक्टर कंपोनेंट्स की, किसकी? वेक्टर कंपोनेंट्स की। तो वेक्टर कंपोनेंट्स को हम हिंदी में कहते हैं सदिश घटक। क्या कहते हैं इनको हम? सदिश घटक, ठीक है ना। तो सदिश घटक ध्यान से समझना, हम कंपोनेंट्स को कॉमा लगाकर लिख रहे हैं, ना कि हम प्लस लगाकर, ठीक है ना। तो इसके जो वेक्टर घटक हैं या फिर जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं वो हो जाएंगे x i कैप के साथ में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। अब बीच में कॉमा लगाना है, हमें प्लस का साइन नहीं लगाना है, प्लस का साइन लगाना है हमें इस OP वेक्टर में, ठीक है ना। हम OP वेक्टर जब लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P लिख रहे हैं, तब हमें ऐसा लगाना है, ठीक है। तो अब वेक्टर कंपोनेंट्स में हम लिखेंगे इसको x i कैप
वाई जे कैप और जेड के कैप। तो ये हो जाते हैं हमारे स्केलर कंपोनेंट्स और ये हो जाते हैं हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, या फिर इसको हम कहें दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, मिलाने वाला सदिश, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं हम एक 3D प्लेन में दो पॉइंट ले लेते हैं, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। आपको पता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन जो होती है वो होती है जे कैप, इसकी होती है आई कैप और इसकी होती है के कैप, ठीक है ना। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ए और एक पॉइंट ले लिया मैंने 3D में ही बी। मान लो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x1, y1, z1, ठीक है ना, x1, y1 और z1 इस तरीके से, ठीक है। और जो बी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x2, y2, z2 इस तरीके से। तो इन पॉइंट्स को जो मिलाने वाला वेक्टर है ए बी वेक्टर, वो हमें फाइंड करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पहले मैं पॉइंट पी को मिला देता हूँ तो ये हो जाएगा ओ बी, और पॉइंट्स ए को भी मिला देते हैं तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने से पहले अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या बात कर रहे हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ठीक है ना। और ओ ए वेक्टर को आप लिख सकते हो वहाँ से x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बात समझ में आई। और उसके बाद अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी की, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी हो जाएगा ओ बी वेक्टर, और ओ बी वेक्टर हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, उसके लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो आपको पता है इसमें जो ओ ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और जो ए बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ठीक है ना। और अगर यहाँ से मुझे निकालना है ए बी वेक्टर तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बात समझ में आई। हमने कर रहे क्या, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर है हमारे पास x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है आई कैप वाले कंपोनेंट, आई कैप इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये एक साथ माइनस होंगे, जे कैप ये कॉमन आ जाएगा, जे कैप तो जे कैप वाले एक साथ माइनस होंगे और के वाले एक साथ माइनस होंगे। तो ए बी वेक्टर अगर मैं यहाँ लिखूँ ए बी वेक्टर, ठीक है ना, यहाँ हम लिख रहे हैं ए बी वेक्टर, तो ध्यान से देखना वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बात समझ में आई। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश जो है वो मैं निकाला ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अगर इसी के साथ हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं परिमाण, अगर हम उसकी बात करें तो उसे भी हम निकाल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सिंपली इससे हम ये समझ सकते हैं कि यदि मुझे
कोई भी वेक्टर निकालना है, मान लो ये आपको दे रखा है BC वेक्टर, ठीक है ना। BC वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ BC वेक्टर, ठीक है ना, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, इधर समझ लेते हैं क्या निकाल रहे हैं हम, BC वेक्टर। तो सबसे पहले हमें लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, ये समझाने के लिए हमने पढ़ा है, ठीक है ना। कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे वेक्टर निकालना है तो उसका एज अ फॉर्मूला हम समझ सकते हैं, क्या हो जाएगा कि बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। ये तो हमने किया था जब हम AB वेक्टर निकाल रहे थे, AB वेक्टर निकाल रहे थे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A हमने किया। क्या किया हमने, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। OB वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, ठीक है ना, और OA वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, जब हम AB वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप कोई भी वेक्टर समझो, जैसे कि आप समझ लो हमें ये वेक्टर निकालना है CD वेक्टर, ठीक है ना। तो CD वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CD वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C हमें करना होगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो आप इसको आप कॉपी कर सकते हो, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो बस हमें ये याद रखना है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे वेक्टर निकालना है तो बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में करना है। बस समझ भाई, तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करने से पहले जो हमने 10th क्लास में पढ़ रखा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है वो भी, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा क्या था 10th क्लास में कि अगर मान लो कोई लाइन हमें दे रखी है AB, ठीक है ना, और इस AB के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1 और B के दे रखे हैं हमको x2, y2। तो कोई पॉइंट है जो इसको इंटरनली डिवाइड करता है m/n रेशियो में, ठीक है ना, तब आपको इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। बात समझ आई। फिर एक बात और थी कि कोई पॉइंट AB हमें दे रखे हैं, दो पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं x1, y1, इसके दे रखे हैं हमको x2, y2, और तब कोई पॉइंट R इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है ना, R इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है m/n रेशियो में। ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा इसका m/n रेशियो में, तब हमें इस R के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। फिर एक बात और आती थी कि अगर ये लाइन है AB और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको x1, y1 और इसके हमको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, तब कोई पॉइंट R इसको मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है 1:1 रेशियो में, ठीक है ना। तब हमको इस R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने थे। तो हम कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से लिखते थे, x कोऑर्डिनेट लिखते थे हम mx2 + n x1 अपॉन m+n, और y कोऑर्डिनेट लिखते थे हम इस तरीके से x2, y2। y कोऑर्डिनेट लिखते थे हम इस तरीके से my2 + ny1 अपॉन m+n। याद आया कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर r कोऑर्डिनेट हमें लिखते थे, तो हम लिखते थे mx2 - nx1 अपॉन m-n, my2 - ny1 अपॉन m-n, इस तरीके से, ठीक है ना। जब वो मिड पॉइंट पे डिवाइड करता था तो R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे उनको हम लिखते थे इस तरीके से x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो कुछ ही बातें हैं जिनको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें ये सेक्शन फार्मूला भी पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमें पॉइंट्स के रूप में पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे वेक्टर के रूप में, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, बाकी स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला को हम हिंदी में कहते हैं खंड सूत्र, खंड सूत्र, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए मान लो हमने कोई वेक्टर ले लिया PQ वेक्टर, ठीक है ना, ये इस तरीके से, मान लो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, ठीक है ना, और एक पॉइंट लिया हमने ये O। तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है OP वेक्टर, उसको हमने A वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, और पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर है OQ वेक्टर, उसको हमने B वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। बात समझ में आई। तो PQ वेक्टर को एक पॉइंट है R जो उसे इंटरनली डिवाइड करता है m/n रेशियो में। बात समझ में आई। और हमें पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट R का जो
पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट आर हो गया, पॉइंट आर का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। तब हमें इस आर वेक्टर को फाइंड करना है कितना होगा यदि ये पॉइंट आर इस पी क्यू वेक्टर को इंटरनली डिवाइड करता है m/n रेशियो में। बात समझ में आई? तो इसमें हम केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली, पी क्यू इंटरनली, ठीक है ना। तो आपको बस ये जो डिवाइडिंग रेशियो है आपको बस इसको ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है। आपको जो खंड सूत्र है वो मिल जाएगा। जैसे हमने लिखा है इसको पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू हमें दे रखा है m/n में, ठीक है ना। इसका यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू पी आर इज इक्वल टू m इंटू आर क्यू, ठीक है ना। और यदि हम इनके वेक्टर्स की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, इस तरीके से। बात समझ में आई? और पोजिशन वेक्टर्स हमारे पास हैं तो n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ r हो जाएगा r वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ p, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p हो जाएगा a वेक्टर, ठीक है ना। और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ q क्या हो जाएगा b वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ r क्या हो जाएगा r वेक्टर, इस तरीके से। बात समझ में आई? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा n r वेक्टर माइनस n a वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर माइनस n r वेक्टर, ठीक है ना। और जो r वेक्टर्स हैं उनको हम एक तरफ ले आएंगे तो n r वेक्टर प्लस m r वेक्टर मिलेगा इज इक्वल टू m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर हमें मिलेगा। बात समझ में आई? तो r वेक्टर यहाँ से कॉमन लेने पर हमें मिलेगा m प्लस n इज इक्वल टू m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर, ठीक है ना। तो r वेक्टर यहाँ से अगर हम निकालें तो हमें मिल जाएगा m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। बात समझ में आई? तो 10th क्लास में तो हमने पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, यहाँ पर हम पॉइंट r का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम फाइंड कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से जब पॉइंट r इंटरनली डिवाइड करेगा तो ये फॉर्मूला लगा के मैं उसको निकालूंगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो केस फर्स्ट हो गया, कॉपी कर लेंगे आप इसको। तो नेक्स्ट केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड है, केस सेकंड व्हेन r डिवाइड एक्सटर्नली, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से डिवाइड करेगा। मान लो हमने एक OP PQ वेक्टर लिया था, PQ वेक्टर इस तरीके से, और ये हमने पॉइंट लिया था O, इसको हमने कहा था पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, जिसको हमने A वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और इसको हमने कहा था पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर, जिसको हमने B वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब जो पॉइंट R है वो इस PQ वेक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है ना, कहीं मान लो इस तरफ, तो ये उसने इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया m/n रेशियो में, ठीक है ना। तो m जो है वो PR हो जाएगा m, और जो n है वो हो जाएगा QR, ठीक है ना, n में ये पॉइंट हो जाएगा R। और यहाँ पर अगर मैं पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर लिखूँ तो वो हो जाएगा OR वेक्टर, जिसको हम R वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई? तो जब ये पॉइंट R इस PQ वेक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड करता है m/n रेशियो में, तब हमें ये R वेक्टर फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्या रेशियो है, PR अपॉन QR, ठीक है ना। हमें बस रेशियो ध्यान में रखना है, PR अपॉन QR क्या हो जाएगा m/n, m अपॉन n। बात समझ में आई? वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n PR इज इक्वल टू n QR आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा n पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू n
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, ठीक है ना, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, जब हम इन दोनों का वेक्टर्स हम निकाल रहे हैं। बात समझ आई? वेक्टर्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर कितना है, पोजीशन ऑफ पॉइंट आर आर वेक्टर माइनस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू एन पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कितना हो जाएगा आर वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा बी वेक्टर। इस तरीके से बात समझ में आई? मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी ये एम है, ये वाला एम है, ठीक है ना। तो एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर, ठीक है ना। जो आर वेक्टर्स वाले हैं उनको हम एक तरफ ले आएंगे तो इधर आ जाएगा एम आर वेक्टर, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा एन आर वेक्टर, ठीक है ना। इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा एम बी वेक्टर और नेगेटिव हो जाएगा एन ए वेक्टर। इस तरीके से बात समझ में आई, ठीक है ना। तो आर वेक्टर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, आर वेक्टर क्या मिलेगा हमें एम माइनस एन इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, ठीक है ना। तो आर वेक्टर हमारे पास फाइनली कितना आ गया एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। बात समझ में आई? तो जब पी क्यू वेक्टर को कोई पॉइंट आर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा एम इज टू एन रेशियो में, तो उस पॉइंट आर का जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर वो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो केस सेकंड कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट केस थर्ड की बात करेंगे। केस थर्ड, व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू एट मिड पॉइंट, ठीक है ना, एट मिड पॉइंट। तो देखो इस केस में क्या होगा कि कोई वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, ठीक है ना, जिसका पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा ओ पी वेक्टर, जिसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर, जिसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई पॉइंट आर है जो इसको मिड पॉइंट पे यानी 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तब हमें इस आर वेक्टर के जो पॉइंट आर है उस आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है ओ आर वेक्टर, उसको अगर फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो रेशियो वही तरह का है पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल टू 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा पी आर इक्वल टू आर क्यू। और आप जब वेक्टर्स की बात करोगे तो आप लिखोगे इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। बात समझ में आई? इस तरीके से, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर आपके पास है आर वेक्टर माइनस पी का है ए वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू है आपके पास बी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर है आपके पास आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आर वेक्टर को एक तरफ लेकर आएंगे, आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर हो जाएगा और इधर जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया था वेक्टर एडिशन में जो प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखो या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 2r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो फाइनली जब हम जो पॉइंट आर है वो पी क्यू को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा, तो पॉइंट आर का जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, उसको हम फाइंड करेंगे इस तरीके से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, जब पॉइंट आर पी क्यू वेक्टर को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? तो इसी के साथ आपका जो खंड सूत्र है वो पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते रहना है, ठीक है ना। थैंक यू।